यहाँ पर हम देखें थ्री फेज लॉकों का मेंटेनेंस शेड्यूल बताया है। यानी मेंटेनेंस शेड्यूल हम देखते हैं थ्री फेज लॉकों का। थ्री फेज लॉको मेंटेनेंस शेड्यूल, मेंटेनेंस शेड्यूल। तो मेंटेनेंस शेड्यूल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहला है हमारा टीआई प्रकार का। उसके बाद में टीआई प्रकार का जो शेड्यूल है वो या तो WAP5 और WAP7, जो गाड़ी हमारी WAP5 है या WAP7 है, और इधर हमारी है WAG9 या फिर WAG9H, और यहाँ पर स्थान यानी कहाँ पर उसका मेंटेनेंस किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, मान लीजिए टीआई टाइप का इंस्पेक्शन करना है हमें, टोटल इंस्पेक्शन टीआई टाइप का इंस्पेक्शन हो गया। तो 4500 किलोमीटर या एक फेरा जो भी पूरा हो, या तो 4500 किलोमीटर या एक फेरा, एक फेरा जो भी पूरा होगा उसके लिए ये किया जाएगा, 4500 किलोमीटर या एक फेरा। तो 45 दिन के अंदर यहाँ पर WAG9 है तो 45 दिन के अंदर इसका इंस्पेक्शन करना होता है। किसी भी ट्रिप शेड में हम इसको कर सकते हैं, किसी भी ट्रिप शेड के अंदर। दूसरा हम देखते हैं कि टीए टाइप का। तो दूसरा है हमारा इंस्पेक्शन आईए टाइप का है, टीए टाइप का नहीं है, आईए टाइप का। आईए टाइप का है वो 90 दिन में होगा दोनों के अंदर, और ये होम सेट में होगा आईए टाइप का। इसी तरीके से आईबी टाइप का है 90 में 90 और जोड़ देते हैं 180 दिन दोनों में, और ये भी होम सेट में होगा। फिर आईसी टाइप का है, ये 270 दिन में होगा दोनों में के अंदर, WAP5 हो, WAP7 हो, WAG9 हो, WAG9H हो, ये भी हमारा होम सेट में होगा। फिर हमारा टोटल TOH है, TOH टोटल, ये TOH है टोटल ओवर हेड इंस्पेक्शन हम बोल सकते हैं, या TOH हम बात मान सकते हैं इसको। ये WAP5 है तो WAP5 के अंदर ये 18 महीने में होता है। WAP7 है तो उसमें 24 महीने के अंदर होता है, तो महीने वाला आ जाएगा इसमें साहब। और WAG9 कोई सा भी हो, H हो या WAG9 हो, तो ये 24 महीने में होगा उसमें। और ये भी हमारा होम सेट में ही होता है, 24 मंथ में होता है इधर WAG9 के अंदर। फिर TOH के बाद में हम देखते हैं IOH, और फिर POH देखेंगे। तो IOH है, ये IOH हमारा इंस्पेक्शन है, ये 4.5 वर्ष प्लस माइनस 6 महीने जो भी है, 4.5 वर्ष। तो IOH में आती है वर्ष की बात, 4.5 वर्ष प्लस माइनस 6 माह, या फिर 12 लाख किलोमीटर, 12 लाख किलोमीटर भी हो सकता है। ये WAP5 के लिए। और WAP7 के लिए हम देखें तो WAP7 के लिए 4 वर्ष प्लस माइनस 6 माह, या फिर 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले होगा WAP7 के लिए। अब WAG9 के लिए हम देखें तो WAG9 के लिए 6 वर्ष हो जाता है, 6 वर्ष प्लस माइनस 6 माह, या फिर 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले होगा। तो ये यहाँ पर होम सेट में होगा। तो ये सारी लगभग लगभग होम सेट में हो रही है। एक तो हमारी TI है वो नामित सेट में होगी, कोई TI से है वो हमारी किसी भी सेट में हो सकती है। TI वाली तो TI पहली वाली है हमारी किसी भी सेट में हो सकती है। IA, IB, IC, TOH और IOH ये सारी हमारी होम सेट में होंगी। और बाकी एक है हमारी POH, 7वां नंबर का इंस्पेक्शन है POH। POH में क्या होगा, POH में हमारा जो जैसे कि मेल एक्सप्रेस लॉको की है WAG5 और WAG7 है, इसमें 9 वर्ष होगा POH, 9 वर्ष प्लस माइनस 6 माह, या फिर 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो, 24 लाख किलोमीटर। और WAG9 के अंदर क्या होगा, WAG9 के अंदर है हमारा 12 वर्ष प्लस माइनस 6 माह, प्लस माइनस 6 माह, और 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो, 24 लाख किलोमीटर,
ये नामित वर्कशॉप में होगा, नामित वर्कशॉप में। तो ये हमारा किस में होगा, नामित वर्कशॉप में होगा। जो पीओएच है हमारा, पीओएच इंस्पेक्शन, ये सिर्फ नामित वर्कशॉप में ही होता है। इसके बाद में हम देखते हैं थ्री फेज लॉकों की विभिन्न प्रोटेक्शन स्कीम क्या क्या है। अब थ्री फेज लॉकों की कुछ प्रोटेक्शन स्कीम हम देखते हैं, कौन कौन सी प्रोटेक्शन स्कीम है। प्रोटेक्शन स्कीम, तो प्रोटेक्शन स्कीम में हम सबसे पहले देखते हैं थ्री फेज लॉकों में अलग अलग प्रोटेक्शन स्कीम लगाई गई, जैसे करंट की प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है, वोल्टेज की प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है, टेम्परेचर की प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है, और स्पीड की प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है, प्रेशर की प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं प्रोटेक्शन स्कीम को हम, तो VITSP से याद रख सकते हैं। VITSP वोल्टेज की प्रोटेक्शन, करंट की प्रोटेक्शन। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं VCTS या VSTCP। तो VSTCP रख सकते हैं वोल्टेज, स्पीड, टेम्परेचर, करंट एंड प्रेशर, इनकी प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया। अब वोल्टेज की प्रोटेक्शन के लिए क्या लगाया गया, वोल्टेज की प्रोटेक्शन हम देखते हैं सबसे पहले। जैसे शॉर्ट ट्रिक होगी प्रोटेक्शन स्कीम की VSTCP, तो वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए एक तो लगाया गया है MBR 86। अब MBR 86 के द्वारा क्या होता है, जो OHC की वोल्टेज की वैल्यू है, OHC वोल्टेज की वैल्यू 17.5 से 30 kV के बीच में रहनी चाहिए। अगर 17.5 से कम हुआ तो MBR 86 है वो ऑपरेट हो जाएगा और डीजे को ओपन कर देगी, और अगर 30 kV से ऊपर चला गया तो भी MBR 86 है वो क्या कर देगा, डीजे को ओपन कर देगा। उसके बाद में बहुत देखते हैं बैटरी वोल्टेज 92 वोल्ट। क्या है बैटरी वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज है 92 वोल्ट। अगर बैटरी वोल्टेज है 92 वोल्ट तो क्या किया जाएगा, बैटरी वोल्टेज 92 वोल्ट होने पर या प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट, 92 वोल्ट होने पर प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट आता है। अगर बैटरी वोल्टेज हमारा 86 वोल्ट हो गया है तो प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट आता है। और बैटरी 2 वोल्टेज अगर 82 वोल्ट हो गया है, 86 वोल्ट हो गया तो प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट आएगा। 82 वोल्ट है, 92 वोल्ट है तो प्रायोरिटी 2 का, 86 वोल्ट है तो प्रायोरिटी 1 का। और अगर 82 वोल्ट हो गया है और 82 वोल्ट से अगर कम हो गया है, 82 वोल्ट हो गया है तो लॉको शट डाउन हो जाएगा, लॉको शट डाउन। तो ये हो गई हमारी वोल्टेज प्रोटेक्शन। अब बात करते हैं करंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड। तो वोल्टेज प्रोटेक्शन में क्या हो गया, एक तो हमारा 92 वोल्ट, 86 वोल्ट और 82 वोल्ट वाला हो गया, एक MBR 86 वाला हो गया। अब आ जाते हैं हम करंट प्रोटेक्शन के लिए। करंट प्रोटेक्शन के लिए क्या लगाया गया है, तो थ्री फेज लॉकों में करंट प्रोटेक्शन। तो करंट प्रोटेक्शन के लिए पहली जो चीज़ लगाई गई है वो लगाई गई है OCR 78। OCR 78। तो OCR 78 के द्वारा हम क्या करते हैं, OCR 78 के द्वारा जो मेन ट्रांसफार्मर करंट जाती है, मेन ट्रांसफार्मर में जाने वाली करंट है 360 एम्पियर। अगर वो 360 एम्पियर से ज़्यादा होती है तो OCR 78 है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है और डीजे हमारा क्या कर देगा, ओपन कर देगा, यानी VCB ओपन कर देगा। अब करंट की प्रोटेक्शन होगी। अब बात करते हैं हम टेम्परेचर की प्रोटेक्शन के लिए, टेम्परेचर प्रोटेक्शन। तो टेम्परेचर प्रोटेक्शन में क्या होगा, टेम्परेचर प्रोटेक्शन में अगर ट्रैक्शन मोटर का तापमान 230 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो पहला पॉइंट है हमारा जैसे ट्रैक्शन मोटर का तापमान है वो 230 डिग्री सेल्सियस हो गया,
लगातार 10 सेकंड के लिए इंडक्शन मोटर का तापमान है 230 डिग्री सेल्सियस हो जाता है 10 सेकंड के लिए कंटिन्यू। तो क्या होगा, तो इंडक्शन मोटर का तापमान अगर 230 डिग्री सेल्सियस लगातार 10 सेकंड के लिए होता है तो बीसीबी हमारा ओपन हो जाता है, बीसीबी ओपन हो जाएगा। तो पहला तो ये हो गया हमारा कि अगर इंडक्शन मोटर का तापमान 230 डिग्री सेल्सियस लगातार 10 सेकंड के लिए रहता है तो भी हमारा बीसीबी ओपन हो जाता है। दूसरा है हमारा कि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो तापमान है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर TeV हमारा क्या हो जाता है, TeV हमारा जीरो हो जाता है, TeV तो जीरो। तो TeV जीरो कब होगा, जब कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का तापमान है 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेन ट्रांसफार्मर के बारे में। तो मेन ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है, मेन ट्रांसफार्मर, तो मेन ट्रांसफार्मर के ऑयल का तापमान अगर वो 84 डिग्री सेल्सियस लगातार 10 सेकंड के लिए रहता है, 84 डिग्री सेल्सियस, मेन ट्रांसफार्मर के ऑयल का तापमान लगातार 10 डिग्री सेकंड के लिए भी 84 डिग्री सेल्सियस होता है या 84 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, डीजे ओपन हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, हम ट्रैक्शन कन्वर्टर के तेल की बात करते हैं। कि ट्रैक्शन कन्वर्टर का तेल या कूलेंट का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, चौथा पॉइंट हो गया ट्रैक्शन कन्वर्टर। ट्रैक्शन कन्वर्टर, तो ट्रैक्शन कन्वर्टर तेल या कूलेंट का तापमान, तेल या कूलेंट, तो ट्रैक्शन कन्वर्टर तेल या कूलेंट का तापमान है वो अगर 80 डिग्री सेल्सियस कंटिन्यू 10 सेकंड से ज़्यादा, 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है, कंटिन्यू 10 सेकंड से ज़्यादा 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है, सिर्फ 80 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहता है तो हमारा बीसीबी ओपन हो जाएगा, बीसीबी ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम प्रेशर की। जैसे हमारा टेम्परेचर हो गया, ट्रैक्शन मोटर से लेकर टेम्परेचर 2 से 30 डिग्री है, कंट्रोलर्स का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, मेन ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर 84 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, ट्रैक्शन कन्वर्टर के तेल का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए 10 सेकंड के लिए। अब बात करते हैं प्रेशर, न्यूमेटिक प्रोटेक्शन, प्रेशर प्रोटेक्शन की बात करते हैं। प्रेशर प्रोटेक्शन, तो प्रेशर प्रोटेक्शन में क्या है हमारा, जैसे प्रेशर प्रोटेक्शन में हम मान सकते हैं यहाँ पर न्यूमेटिक्स रिलेटेड हमारा प्रेशर प्रोटेक्शन। तो प्रेशर प्रोटेक्शन में हमारी चीज़ आती है एमआर प्रेशर वाला, चेक कर लेते हैं हम सबसे पहले कि एमआर प्रेशर है, एमआर प्रेशर, एमआर प्रेशर निर्धारित मात्रा से कम होने पर, अगर एमआर प्रेशर मान लीजिए निर्धारित मात्रा से कम है तो हमारा टी भी नहीं मिलेगा, टी मिले क्या हो जाएगा, प्रतिबंधित हो जाएगा। टी भी प्रतिबंधित होगा, प्रतिबंधित होगा। तो हमारा टी भी प्रतिबंधित हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में हम देखते हैं
तो जैसे हमने क्या किया, एमआर का प्रेशर अगर हमारा प्रॉपर नहीं बन रहा है, एमआर का प्रेशर निर्धारित मात्रा से कम है, तो टीवी हमारा प्रतिबंधित हो जाता है, यानी टीवी हमें नहीं मिलेगा। उसके बाद में क्या होगा, दूसरा है हमारा प्रेशर से रिलेटेड कि बीपी प्रेशर अगर निर्धारित मात्रा से नहीं मिल रहा है, बीपी प्रेशर अगर बीपी प्रेशर हमारा निर्धारित मात्रा से कम है तो टीवी प्रतिबंधित होगा, टीवी ये प्रतिबंधित होगा। तीसरा पॉइंट है कि पार्किंग ब्रेक अप्लाई स्थिति में टी का प्रतिबंधित होना। तीसरा प्रेशर से रिलेटेड है कि हमारा जब पार्किंग ब्रेक है, पार्किंग ब्रेक अगर अप्लाई स्थिति में है हमारा, तो पार्किंग ब्रेक जब अप्लाई स्थिति में होता है तो अप्लाई स्थिति में टी का प्रतिबंधित होना, तो टी हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबंधित हो जाएगा। तो पार्किंग ब्रेक अप्लाई स्थिति पर, पार्किंग ब्रेक जब अप्लाई स्थिति में होगा तो टी प्रतिबंधित हो जाएगा। अब बात करते हैं स्पीड प्रोटेक्शन की। तो ये हमारे प्रेशर रिलेटेड हो गया। अब आते हैं स्पीड प्रोटेक्शन। स्पीड प्रोटेक्शन, स्पीड प्रोटेक्शन में क्या आता है कि लॉकों की अधिकतम गति से 5% अधिक गति होने पर बजर बजेगा। अगर ओवर स्पीड, मान लीजिए पहला पॉइंट है ओवर स्पीड का, ओवर स्पीड अगर 5% ज़्यादा भी होती है, लॉकों की अधिकतम गति से 5% अधिक गति होने पर क्या बजता है, यहाँ पर बजर बजता है। तथा 10% अधिक गति होने पर बजर बजेगा। अगर ये गति 10% ज़्यादा हो जाएगी तो बजर भी बजेगा, और बजर बजने के साथ साथ में पेनल्टी ब्रेक भी लग जाएगा, पेनल्टी ब्रेक। तो बजर बजने के साथ में पेनल्टी ब्रेक लग जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट क्या है कि बीसी प्रेशर की मात्रा गेज में 0.65 kg पर सेंटीमीटर या इससे अधिक होने पर, अगर बीसी प्रेशर की जो मात्रा है, बीसी प्रेशर, अगर इस बीसी प्रेशर की मात्रा गेज के अंदर 0.65 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बीसी प्रेशर की मात्रा गेज में 0.65 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या उससे अधिक है, क्या है, उससे अधिक, तो लॉकों की जो गति है वो 10 kmph से अधिक होने पर बीसी प्रेशर गेज की मात्रा 0.65 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या उससे अधिक है, तो लॉकों की स्पीड 10 kmph से अधिक होने पर, क्या, लॉकों की स्पीड, लॉकों की स्पीड है वो 10 kmph से अधिक होगी। तो लॉकों की स्पीड 10 kmph से अधिक होने पर टी का प्रतिबंधित होना, क्या होगा, टी प्रतिबंधित होगा, टी का प्रतिबंधित होना। तो हम कह सकते हैं कि बीसी प्रेशर गेज में 0.65 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.65 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या उससे अधिक होने पर लॉकों की जो स्पीड है वो 10 kmph से अधिक हो रही है, तब टी प्रतिबंधित हो जाएगा। अगर लॉकों की स्पीड 10 kmph से अधिक हो रही है, कब, जब बीसी प्रेशर गेज में 0.65 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर है या उससे अधिक प्रेशर है। तो यानी बीसी प्रेशर गेज में ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर 0.65 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा प्रेशर है और लोगों की स्पीड 10 kmph से ज़्यादा है तो हमारा टी प्रतिबंधित हो जाएगा। अब बात करते हैं फायर प्रोटेक्शन की। फायर प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन में क्या होता है, तो फायर प्रोटेक्शन में है किसी एक स्मोक डिटेक्टर के द्वारा स्मोक डिटेक्ट करने पर बजर का बजना। तो फायर प्रोटेक्शन में कोई भी एक स्मोक डिटेक्टर है, वो स्मोक डिटेक्टर किसी भी, फायर प्रोटेक्शन हम देते हैं किसी भी स्मोक डिटेक्टर के द्वारा स्मोक डिटेक्ट करने पर बजर बज जाता है, बजर बजना। तो स्मोक डिटेक्ट करने पर बजर बज जाता है, और दोनों स्मोक डिटेक्टर के द्वारा अगर स्मोक को डिटेक्ट किया गया है तो यहाँ पर बजर बजने के साथ साथ में अगर दोनों स्मोक डिटेक्टर, यानी एक स्मोक डिटेक्टर अगर स्मोक डिटेक्ट कर रहा है तो बजर बजेगा, अगर दोनों स्मोक डिटेक्टर स्मोक डिटेक्ट करते हैं तो बजर के साथ में यहाँ पर क्या बजेगा, बजर के साथ में यहाँ पर TEVE है वो भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। और फिर आप बात करते हैं फायर प्रोटेक्शन के बारे में। अन्य प्रोटेक्शन जो है, अन्य प्रोटेक्शन आ जाता है VCD प्रोटेक्शन हमारा, अन्य प्रोटेक्शन। तो अन्य प्रोटेक्शन में आ जाता है BCD प्रोटेक्शन, यानी जब हम BCD को एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो BCD को एक्नॉलेज नहीं करने पर जो पेनल्टी ब्रेक लगते हैं तो पेनल्टी ब्रेक का लगना, यानी BCD एक्नॉलेज नहीं करने पर पेनल्टी ब्रेक लगना। और दूसरा है यहाँ अन्य प्रोटेक्शन में इमरजेंसी पुश बटन दबाने पर लॉको इमरजेंसी डाउन में चला जाता है,
जब हम इमरजेंसी पुश बटन दबाते हैं तो इमरजेंसी पुश बटन दबाने पर लॉको है हमारा इमरजेंसी शटडाउन में चला जाता है। लॉको कहाँ पर चला जाता है? इमरजेंसी शट डाउन में चला जाएगा, शट डाउन में। अब बात करते हैं डॉपलर रडार पर टिप्पणी। क्या है डॉपलर रडार पर टिप्पणी? क्या है डॉपलर रडार पर टिप्पणी? तो ये हमारा डॉपलर रडार पर टिप्पणी। तो डॉपलर रडार पर टिप्पणी हम देखें, जैसे कि कुछ 3 फेज लॉकों में डॉपलर रडार और एडेशन कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। क्या लगाया गया है? कुछ डॉपलर रडार भी लगाया गया है कुछ 3 फेज लॉकों में, और एक लगाया गया है एडेशन कंट्रोल सिस्टम। एडेशन कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हील स्लिप को कम करना। तो इनका मुख्य उद्देश्य है कि जो व्हील स्लिप हो रही है उस व्हील स्लिप को कम करना इनका मुख्य उद्देश्य है। अब डॉपलर रडार यूनिट कहाँ पर लगी हुई है? ये डॉपलर रडार यूनिट है, ये कैब 1 के नीचे कैटल गार्ड के पीछे लगी हुई है। कैटल गार्ड के पीछे 45 डिग्री एंगल पर ये लगी हुई है, कैब 1 के नीचे और कैटल गार्ड के पीछे 45 डिग्री एंगल पर लगी हुई है। और एडेशन कंट्रोल सिस्टम है, ये कंट्रोल यूनिट है, एडेशन कंट्रोल सिस्टम ये कंट्रोल यूनिट, ये कैब 1 के पीछे MR1 व HV1 के बीच में लगा हुआ है। MR1 एंड HV1, MR1 और HV1 के बीच में लगा हुआ है एडेशन कंट्रोल सिस्टम। अब क्या होता है, रडार आइसोलेटिंग जो MCB है वो HV1 पैनल में है। रडार को आइसोलेट करने की MCB है वो लगी हुई है, MCB HV1 में लगी हुई है। क्यों? क्या होता है कि पहला पॉइंट है हमारा, एडेशन कंट्रोल सिस्टम आधारित डॉपलर रडार फेल होने पर, अगर हमारा एडेशन कंट्रोल सिस्टम पर आधारित जो डॉपलर रडार है ये मान लीजिए फेल हो जाता है, तो ये फेल होने पर माल फंक्शनिंग करने पर DDS में फॉल्ट इन रडार सिस्टम आ जाता है। DDS में क्या लिखा जाता है? फॉल्ट इन रडार सिस्टम आ जाता है, रडार सिस्टम। तो DDS में फॉल्ट इन रडार सिस्टम आ जाएगा, उसका मैसेज आएगा और स्वयं ही जो सिस्टम है स्वयं ही स्विच ऑफ होकर के मैनुअल मोड में चला जाता है। और सिस्टम हमारा क्या होगा? स्वयं स्विच ऑफ होगा और स्वयं स्विच ऑफ होकर के ये मैनुअल मोड में चला जाता है, मैनुअल मोड में। तो ये सिस्टम हमारा अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है और मैनुअल मोड में चला जाता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं इसका। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? दूसरा पॉइंट है यह खराबी अस्थायी है। जो खराबी होती है वो अस्थायी होती है, यह खराबी अस्थायी है। CE ऑफ करके अगर ऑन कर देते हैं तो ये अपने आप दूर हो जाती है, सामान्य हो जाती है। अगर मान लीजिए ये स्थायी हो गई है, ये जो खराबी है वो स्थायी है, अगर यह खराबी स्थायी है तो फॉल्ट स्थायी रूप से आइसोलेट होगा। क्या होगा? आइसोलेट। तो फॉल्ट है हमारा स्थायी रूप से आइसोलेट होगा। अगर यह खराबी स्थायी है तो फॉल्ट हमारा स्थायी रूप से आइसोलेट हो जाएगा और सिस्टम को मैनुअली आइसोलेट करना होगा। सिस्टम को क्या करेंगे हम? मैनुअली आइसोलेट करेंगे। तो सिस्टम को यहाँ पर मैनुअली आइसोलेट करना होगा और HV1 में लगे डॉपलर रडार के सर्किट ब्रेकर को ऑफ करेंगे। तो HV1 में लगा हुआ क्या है? डॉपलर रडार। तो HV1 में डॉपलर रडार के सर्किट ब्रेकर को ऑफ करेंगे। डॉपलर रडार, तो डॉपलर रडार का जो सर्किट ब्रेकर है उसको हम ऑफ कर देंगे अगर ये मैनुअली आइसोलेट नहीं होता है। तो हमें इसको मैनुअली आइसोलेट करना होगा। अगर फॉल्ट स्थायी रूप से है, अगर हमारी जो खराबी है वो स्थायी है और फॉल्ट स्थायी रूप से आइसोलेट हो जाएगा। और यदि सिस्टम को मैनुअली आइसोलेट करना है तो HV1 में जाकर के डॉपलर रडार यूनिट का जो सर्किट ब्रेकर है उसको आइसोलेट कर देंगे। और जब कभी डॉपलर रडार क्लॉकों की गति 10 kmph से अधिक नहीं बढ़ रही है, क्या 10 kmph से ज़्यादा गति नहीं बढ़ रही है या ज़्यादा नहीं बढ़ता है, साथ ही ट्रैक्टिव एफर्ट भी नहीं बढ़ता है, जो ट्रैक्टिव एफर्ट हम ले रहे हैं लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम? ऐसे समय में लोको पायलट है HV1 पैनल में जाएगा, डॉपलर रडार की सर्किट ब्रेकर है उसको वो ऑफ कर देगा। तो डॉपलर रडार का सर्किट ब्रेकर ऑफ कर देना चाहिए। इससे लोको है हमारा क्या हो जाएगा? इससे लोको हमारा सामान्य हो जाएगा। उसके बाद में यह सिस्टम अधिक गति होने या रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय अकार्यरत रहता है। और ये सिस्टम है हमारा, अगर ज़्यादा स्पीड है तब ये अकार्यरत रहेगा, और अगर रीजनरेटिव ब्रेकिंग कर रहे हैं तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय भी
ये जो सिस्टम है हमारा ये अकार्यरत रहता है, अकार्यरत यानी ये काम नहीं करेगा।